हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है, जिसको एक अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले यहाँ ऊंचे ऊंचे टीलों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और तो सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मैसन ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया था, लेकिन फिर बाद में पुरातत्व के जो जनक है जनरल कनिंघम, जो भारत पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने 1853 में और 1873 ईस्वी में हड़प्पा शहर का 2 बार खुदाई किया था और खुदाई के बाद जो कुछ यहाँ से वस्तुएं मिली थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कार्य किया था। सबसे ज्यादा सफलता जॉन मार्शल के समय में पुरातत्व विभाग के ये महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो इनके समय में सबसे ज्यादा सफलता हासिल हुई। इन्होंने 1921 से लेकर के 1927 तक अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर खुदाई करवाई। सबसे पहली बार इन्हें जो सफलता मिली थी ये 1921 ईस्वी में मिला था और उस समय राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। अब ये हड़प्पा शहर कहाँ है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि ये अपना प्यारा भारत है और इस भारत के बगल में ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये अफगानिस्तान है। ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो जो हड़प्पा शहर है, देखिए यहाँ मैंने महत्वपूर्ण शहरों को दिखाया है। ये हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदारो है, ये हड़प्पा और ये मोहनजोदारो शहर है। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था कि हड़प्पा शहर की खोज की थी। ये रावी नदी के किनारे है, ठीक। नेक्स्ट अगले साल 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये देखिए ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, इस नदी को दर्शाया है। रावी नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और हड़प्पा से लगभग 640 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर मिला था जो सिंधु नदी के किनारे है। अब आगे बात करें तो देखिए, सर जॉन मार्शल का जो समय रहा है वो भारतीय इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है। उसके बाद मार्टिमन व्हीलर भी 1944 में भारत सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे और इन्होंने भी काफी योगदान दिया था भारतीय इतिहास को समझने में। तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं, जैसे हम बात करें धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, राखीगढ़ी, तो इन सबों की जो खुदाई हुई थी उनमें मार्टिन व्हीलर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और मार्टिन व्हीलर जो हैं, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रामाणिक समय काल दर्शाया है। इनके अनुसार जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल रहा है। और बात करें कार्बन 14 पत्ती के द्वारा, तो कार्बन 14 पत्ती क्या है कि जिससे हम लोग पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करके हम उम्र पता करते हैं। तो कार्बन 14 पत्ती क्या है, उम्र पता करने का एक तरीका है। कार्बन 14 पत्ती के तहत जो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में जो अवशेष मिले थे, हड्डी मिला था, उसका अवलोकन करके ये पता लगाया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अब बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए मैंने यहाँ क्षेत्रफल इसका लिखा है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। आप इसको मोटा मोटी 12 लाख जो है इसको आप 15,000 वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना त्रिभुजाकार है। अगर देखिए मांडा को हम लोग
इस सुतकोटदा से मिला दे और ये मेरठ में आलमगिरी है, इसको अगर हम यहाँ मिला दें तो हमको एक त्रिभुज के आकार का आकृति प्राप्त होगा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो है एक त्रिभुजाकार आकृति है। अब इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे जो उत्तर का क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का मांडा है। इसके अलावा दक्षिण में गुजरात में भद्रताप है यहाँ पे, तो भद्रताप जो है वो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी के साथ अगर आप कहें पूरब में, तो पूरब में मेरठ में आलमगिरी नाम का एक जगह है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभी फिलहाल जितना भी स्थल हमको प्राप्त है तो उसमें अभी तक पूरब में आलमगिरी है, और पश्चिम साइड में आप चले जाइएगा तो ये पंजाब में सुतगोडेव है जो सबसे इसका पश्चिमी भाग है। तो ये जो है, अब देखिए बात करें अपने भारत में, तो भारत में जम्मू कश्मीर में मांडा है, राखी गढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिला में है, और अभी फिलहाल लेटेस्ट 2022 में अभी राखी गिरी में खुदाई हुई है। यहाँ पे 7 टीले हैं और 7 टीलों में से 2 टीलों की खुदाई हुई है, 5 टीलों की खुदाई होना बाकी है। उन जो 2 टीलों का खुदाई हुआ है तो वहां पे आभूषण बनाने के कारखाने मिले हैं। तो शंख से जो आभूषण बनता था उसका कारखाना अभी मिला है और इसमें अभी भी खुदाई होनी बाकी है, जिससे कि विशेष जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ हम देखें बनमाली, कालीबंगा, आलमगिरी, ये कालीबंगा राजस्थान में है। तो यहाँ से बहुत सारा साक्ष्य मिला है, जैसे यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है, हल से खेत को जोता जाता था उसका साक्ष्य मिला है। लोथल है, ये देखिए समुद्र तट से काफी करीब है। तो भारत का ये बंदरगाह था जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में प्रमुख शहर है जैसे हड़प्पा, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। इसकी एक अन्य राजधानी की बात करें तो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो भी उसकी एक अन्य राजधानी थी। 2 राजधानियां उस समय थी और ये दोनों काफी प्रमुख शहर है। इस समय की बात करें कि जितना भी कोटदिजगी है, मोहनजोदड़ो है, सुतकोटदो है, चाहुंद्रो है, हड़प्पा है, ये सारी नदियों के किनारे ही बसा हुआ शहर है। सिंधु नदी के किनारे बसा होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। और बात रहा कि इसका हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो देखिए चूंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर में इसकी खुदाई की गई थी, इसीलिए जिस शहर में पहले जिस स्थान से कोई खोज होता था उस शहर के नाम पे या उस स्थान के नाम पे उसका नामकरण कर दिया जाता था। चूंकि हड़प्पा शहर में इसकी खुदाई सबसे पहली बार हुई है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। और ये सभ्यता बाद में खोजने के बाद पता चला कि ये कई किलोमीटर 6400 किलोमीटर के क्षेत्रफल पे और उससे भी ज्यादा क्षेत्रफल पे ये फैली हुई है और नदी के किनारे है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। फिर बाद में जब ये सिंधु नदी से भी बहुत दूर, राखलगिरी, सुतकोटदा, लोथल, रंगपुर, जो लोग सिंधु नदी से बहुत दूर है, भारत के क्षेत्र में है। कुछ देखिए यहाँ अफगानिस्तान में सातुंघाई है, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु नदी से बहुत दूर था, इसीलिए बाद में इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना बोल करके हड़प्पा कालीन सभ्यता बोला गया। ये पूरा शहर हड़प्पा कालीन सभ्यता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात करेंगे हम लोग, इसके धार्मिक पक्ष को देखेंगे, आर्थिक पक्ष को देखेंगे, सामाजिक पक्ष को देखेंगे। तो एक एक करके हम उन सब चीजों को डील करेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे, ये सवाल आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसको हम लोग निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कई ऐसे स्थल थे जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा है, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल। तो ये सब ऐसे स्थल थे जहां पर हर जगह नगर योजना हमको मिली है। और उस नगर में जैसे अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में 2 जगह हम लोग को ऐसा मिला है, एक ऊपरी टीला था और एक निचली टीला मिला है। ऊपरी टीला को दुर्ग बोलते थे और निचली टीला, और ये जो पूरा शहर है वो चारों तरफ से दुर्ग से घिरा हुआ था। अब उस शहर के अंदर आप देखेंगे कि जो सड़कें थी
उसमें नालियां मिली है, और जो भवन है इसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। सड़कें जो थी वो ग्रिड पत्ती के तहत बनाई गई थी। ग्रिड पत्ती क्या होता है, यानी जहां पर पहले नालियों को बनाया गया था और नालियों के बाद में फिर शहर को बसाया गया था नाली के किनारे। और उसी में सबसे पहले हम लोग सड़क की बात करेंगे। तो सड़कें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे एग्जाम्पल समझिए एक चित्र के माध्यम से कि ये सड़क है और ये जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो बड़ी बड़ी सड़कें थी। सड़कों में भी आप देखिएगा कि जो सड़कें थी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ देखिएगा समकोण बन रहा है, यहाँ ये समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। गलियों की चौड़ाई जो थी 4 फीट थी, उससे जो बड़ी छोटी सड़कें थी वो 9 से 12 फीट चौड़ी थी, और जो बड़ी सड़कें थी वो 18 फीट चौड़ी थी, और जो सबसे बड़ी सड़कें थी जिसको हम लोग राजमार्ग और एनएच कह सकते हैं, तो वो लगभग 33 से 36 फीट चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची थी, उसको पक्का नहीं बनाया गया था और ना किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया गया था जिससे सड़क के ऊपर कोई कड़ा पदार्थ लगाया जाए, जैसे अलकतरा या सीमेंट। तो इन सब चीजों की नहीं मिला, यानी कि जो सड़कें थी वो कच्ची बनी हुई थी। इसका भी बहुत सारा लॉजिक है। अच्छा, जो सड़कें थी वो बिल्कुल इस तरह से थी कि ढलान थी, ऐसे ढलान था। तो जब अगर वो इस तरह से ढलान होगी और बारिश होगा तो बारिश में आधा रोड का पानी एक तरफ और आधा रोड का पानी दूसरे तरफ गिरेगा। रोड के किनारों पर नालियां बनी हुई थी, जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। नालियां क्या करती थी, नालियां जल निकासी का काम करती थी, और जल निकासी का जितना अच्छा जो स्रोत है, जो उदाहरण है हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, उतना विश्व की किसी अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। जहां जो हमारे यहाँ जो सड़क के किनारे जो नालियां बनी हुई थी वो पक्की हुई ईंटों की बनी हुई थी। नालियां देखिए पक्की ईंटों की बनी थी, जो सड़क के दोनों ओर 1 फुट गहरी और 1.5 फुट चौड़ी थी। सड़कों की यह नालियां ईंट तथा पत्थर से ढकी हुई थी, जिसको उठाकर सफाई की जाती थी। नाली जो बना हुआ था वो 1 फीट गहरा था, 1.5 फीट चौड़ा था, और नाली के ऊपर पत्थर से या ईंटों से उसको ढक दिया गया था। ढकने के बाद कभी जब नाली जाम हो जाता था तो ईंटों को हटा करके या पत्थर को ऊपर से हटा करके नालियों की सफाई कर ली जाती थी। तो यह व्यवस्था उस समय थी। अच्छा, नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढा बना हुआ था, यानी हॉज चैम्बर बना हुआ था, और उस चैम्बर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग किया गया था। लोग सीढ़ी के द्वारा नीचे उतरते थे और बांस से नाली को साफ करते थे, कचरा भी निकालने का काम करते थे। अब अगर वो हौज बना हुआ है तो जो भी कचरा होगा उस हौज में बैठ जाएगा और पानी का प्रवाह जो है नहीं रुकेगा। इसलिए इस तरह से हौज बनाया गया था। और घर से जो नालियां निकलती थी, घर की नालियां सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी, उसके लिए भी बहुत सारा अच्छा यूनिक था। जैसे कि मान लीजिए ये हमने अभी सड़क बना लिया और सड़क के किनारे आप देखिएगा कि यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ नाली बना हुआ था, और नाली में बीच बीच में गड्ढा बना हुआ था जो हौज का काम करता था। और आप देखिएगा जो भी सड़क, जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, भवन का निर्माण हुआ है, वो सड़क के किनारे हुआ है। अब सड़क के किनारे हुआ है और इसमें भी बहुत आप देखेंगे कि एक लाइन में भवन का निर्माण हुआ है, और इससे यह हमको पता चलता है कि भवन का निर्माण अगर एक लाइन में हुआ है, इसका मतलब उस समय भवन निर्माण के लिए नक्शा बनाया जाता होगा, और कोई बड़े अधिकारी रहे होंगे जिससे मकान बनाने का नक्शा पास करवाना होता था, और जांच भी की जाती थी उन अधिकारियों के द्वारा, ताकि जो मकान बना है वो बिल्कुल एक सिद्ध में बना हो, और जिससे कि जो नक्शा है कभी भी यातायात में असुविधा ना हो। कोई मकान अगर आगे बना दिया है तो देखने में भी वो सुंदर ना दिखेगा, और दूसरा के यातायात में भी उसे असुविधा होगी। तो नक्शा पास होने के बाद ही मकान उस समय बनाया जाता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमारी जो सड़कें थी वो सड़क के किनारे बनी हुई थी, और मकान जो थे वो सड़क के किनारे बने थे, और संभवतः 2 तल्ला मकान हमको मिला है। कहीं कहीं
एक तल्ला मकान भी है, कहीं 2 भी है, कहीं 3 भी है। तो 2 तल्ला पे जाने के लिए सीढ़ी का भी प्रयोग किया गया है और सीढ़ी सामान्यतः पत्थर का बना हुआ था। इमारतों, अब जैसे मकान है तो मकान के बीच में आंगन बना हुआ है और आंगन के चारों ओर मकान बने हुए हैं। अलग अलग कमरे हैं, रसोई घर भी मिला है, शौचालय का भी व्यवस्था था। और एक और खास बात है कि जो बड़े रईस घर के लोग थे उनका अपना पर्सनल कुआं होता था। मोहनजोदड़ो नाम के शहर में लगभग 700 कुआं प्राप्त किया गया है और अधिकांश शहरों में कुआं ऐसे जगह पे बनाया जाता था कि मकान का जो सबसे बाहरी मकान का जो पहला रूम होता था उसके बाहर बनाया जाता था कि बाहर से भी कोई अगर राहगीर आ रहा है तो उस कुएं से पानी पी सके। और पानी की बहुत ही समुचित व्यवस्था इस नगर भवन में की गई थी। अच्छा, ये जो मकान बनाया गया था, मकान में जो फर्श बनाया गया था वो पक्की ईंटों को अच्छे से सुंदर से सजा करके बनाया गया था। कुआं के पानी का प्रयोग नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, अन्य साफ सफाई के लिए भी किया गया था। जो भी कुआं मिला है वो लगभग 2 से 4 फीट, 2 से 7 फीट चौड़ा मिला है। यानी कि 2 फीट का भी है, 3 फीट का भी है, 4 का भी है, 5 का भी और 7 फीट तक का चौड़ा कुआं मिला है। अगर यहाँ कुआं मिला है तो कुआं से जल निकासी के लिए भी घर से देखिएगा कि घर से नाली बनी हुई होती थी और ये नाली मुख्य सड़क के किनारे जो मुख्य नाली थी उससे जुड़ा हुआ था। घर का पानी जिस नाली से निकलता था उस नाली के मुंह पर एक हौज बना होता था और हौज जब 3/4 भर जाता था, यानी कि आप कहेंगे कि 66% जब भर जाता था तब उस हौज से पानी सड़क के मुख्य नाली में जाता था। इससे फायदा यह था कि अगर घर में नहाते समय कोई बहुमूल्य वस्तु अगर बह करके नाली में आती है तो वो इस हौज में आकर के जमा हो जाएगा और बाद में जब इसको सफाई होगी तो उस आभूषण को या बहुमूल्य वस्तुओं को यहां से प्राप्त किया जा सकेगा। इसका एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि अगर घर का कचरा अगर निकल रहा है तो पहले ये हौज में जमा होगा और हौज में ही बैठ जाएगा और हौज की सफाई कर ली जाएगी। इससे जो मुख्य नाली है, मुख्य नाली ज्यादा गंदा होने से या ज्यादा उसमें कचरा जमा होने से बच पाएगा। तो ये सिस्टम उस समय था। अच्छा, जब मकान बना है तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की हुई ईंट का प्रयोग किया गया है। पक्की हुई ईंट का जो साइज था वो था 20 गुने 10 गुने 3, यानी कि 20 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा और 3 इंच जो था उसकी मोटाई थी। हमारे यहाँ मकानों की जो जुड़ाई उस समय की गई थी वो इंग्लिश बॉन्ड पत्ती से की गई थी। इंग्लिश बॉन्ड पत्ती का मतलब होता है कि जैसे ये अपना एक मान लीजिए कि ये ईंटा है तो ईंट में इस तरह की जो जुड़ाई होती है, ईंट में आप देखेंगे कि इस तरह की जो जुड़ाई होती है उसको हम लोग इंग्लिश बॉन्ड पत्ती कहते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो मकान बने हुए हैं, मकान के ईंट इसी तरह की जुड़ाई से किए गए हैं। ईंटों को जुड़ने के लिए मिट्टी के गाड़े का प्रयोग किया जाता था और कभी कभी उसमें चूना का भी, मिट्टी के गाड़े के साथ चूना का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये तरीका था ईंट का। ईंट हमारे यहाँ जो मिला है उसका ईंट का सांचा भी मिला है जिससे ईंट बनाई जाती थी। ईंटों को पकाने की भी तरीका अपने सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में मौजूद था। ये बहुत ही तकनीक वाली बात है क्योंकि जहां मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता में कच्ची ईंट का प्रयोग हो रहा था वहीं भारत में पकी हुई ईंट का प्रयोग हो रहा था। तो ये सारी बातें हैं नगर योजना के तहत, जिसमें हमने सड़क के बारे में आपको बता दिया, सड़कें कच्ची होती थी। और एक बात और, नाली में जब यहाँ मकान से निकलने वाला जो नाली है और ये जो हौज था बना हुआ जिसमें कि घर का पानी आता था, हौज के नीचे एक छिद्र मिला है। अब वो हौज के नीचे छिद्र मिलने का मतलब है कि जो पानी है वो धरातल के नीचे आसानी से चला जाए और भूमिगत जल का स्तर सामान्य बना रहे। यानी कि इतना टेक्नोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं आज के बड़े बड़े महानगरों में भी इस तरह की सुविधाएं अब सरकारें दे रही हैं। सड़क पे जो नाली है, नाली के ऊपर उसको ढक दिया जा रहा है और आज उसको फुटपाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इंग्लिश बॉन्ड पत्ती जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में थी। रोड के किनारे नाली बनाया जा रहा है आज सिंधु घाटी सभ्यता में थी।
2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता में, हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले इस चीज का उपयोग कर दिया था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी बड़े बड़े महानगरों में आज भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी, वो सुविधाएं सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतर नगर योजनाएं थी। और नगर योजना में और भी चीज है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग इस टॉपिक में सार्वजनिक स्नानागार के बारे में डिस्कस करेंगे। सार्वजनिक स्नानागार वैसा जगह था जहां समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के स्नान करते थे और किसी धार्मिक क्रियाकलाप की पूर्ति करते थे। जैसे बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें किसी तालाब में या नदी के किनारे समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का कोई पर्व होता होगा जहां लोग सार्वजनिक स्नान एक जगह लोग करते होंगे। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिला है और इसकी जो लंबाई है 180 फीट और चौड़ाई 108 फीट है। ये आयताकार मिला है, 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा आयताकार है। उसका फर्श ईंट से बना हुआ है और उस जो आयताकार फर्श है उसके बीच में एक जलाशय मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, जिसका लंबाई जो है 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। जिसमें उतरने के लिए जो है उत्तर दक्षिण में 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं और सीढ़ियां जो है पक्की ईंट की बनी हुई है, जिसकी सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, इसका जो फर्श है लंबाई 8 इंच का है और ऊंचाई 8 इंच ऊंचा है। स्नानागार के बगल में कमरे बने हुए हैं जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए इस्तेमाल होता था। स्नानागार के चारों तरफ 15 फीट चौड़ा बरामदा मिला है, एक रास्ता भी है जो पीछे की ओर 8 कमरों में खुलता है। तो यहीं पर एक कमरे में जो है आपको एक कुआं भी मिला है, जिसका प्रयोग स्नानागार में पानी भरने के लिए किया जाता था। स्नानागार के बगल से जो रास्ता गया है, पीछे 8 कमरे मिले हैं। उस 8 कमरे में उसको संभवतः वो 8 कमरा में जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहां पर हमाम मिला है। हमाम का मतलब होता है स्नानागार मिला है, जिसमें 8 कमरा है, जो एक तरफ 4 है, दूसरे तरफ 4 है। तो संभवतः यहाँ स्नान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। जब लोग भीड़ इकट्ठा होता होगा, धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, तब इस हमाम में गर्म जल का भी प्रमाण मिला है कि लोग गर्म जल भी यहाँ था, इससे भी स्नान करते होंगे। और बात करें कि जो पानी है वो कुआं से आता था और कुआं से जो गंदा जल है, जलाशय का गंदा जल एक बहुत विशाल नाली के द्वारा होता हुआ मुख्य नाली में मिल जाता था। वहीं जो ये 8 कमरों में जो नहाने का हमामागार मिला है, उसकी भी नालियां बाहर में सड़क से जाकर के मिलती थी और बहुत ही नियमित तरीका से ये नालियों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो सार्वजनिक स्नानागार है, इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, जैसा कि मैंने इसमें आप इस वीडियो में मैंने बता दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नगर सुरक्षा की। तो नगर सुरक्षा प्रायः बड़े नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, चाहुंद्रो आदि में सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर ईंट पत्थर की मजबूत दीवार बनाई गई थी, जिसमें समाज के प्रभावशाली लोग रहते होंगे। इसी कारण कई इतिहासकारों ने इसे दुर्ग क्षेत्र नाम भी दिया है। तो आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, इसमें भी 2 जगह दुर्ग बनाए गए थे, एक ऊंचे जगह पर और एक निचला जगह पे। तो ऊंचा जगह पे जो इमारत बनाए गए हैं वो चारों ओर दुर्ग से घिरे हुए, नीचे जो बना हुआ है उसको निचला मोहनजोदड़ो भी हम लोग कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि समाज में उस समय जो व्यापारिक वर्ग रहा होगा वो अधिक धन संपत्ति वाला होगा, इसलिए उसने अपना एक दुर्ग बनाया ऊंचे जगह पे। अब ये ऊंचा जगह पे बनाया गया है, तो नीचे कच्चा ईंट है और उसके ऊपर इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश व्यवस्था की। तो मोहनजोदड़ो के सड़क के किनारे खंभे मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि रात्रि में लोग यातायात के लिए या व्यापार करने के लिए या बाजारों के लिए रोशनी करते होंगे और रोशनी में उस खंभों पर या तो मोमबत्ती का प्रयोग करते होंगे या बड़े से पात्र में सरसों का तेल और बाती, सूती कपड़ा लगा करके और उसको जला करके प्रकाश की व्यवस्था करते होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के आर्थिक जीवन का, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। चूंकि नदी के किनारे ये लोग रहते थे तो वहां उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध थी और फसल उत्पादन करना काफी आसान काम था। तो नदी घाटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अनाज के गोदाम पाए गए हैं और उन गोदामों में जौ और गेहूं के अनाज के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और भी जैसे कि बाजरा का भी मिला है, मकई है, फल है, सब्जियां हैं जो पर्याप्त मात्रा में ये लोग उपजाते थे। नदी किनारे होने के कारण यहाँ बड़ा सा चारागाह भी उपलब्ध था और बड़ा चारागाह उपलब्ध था तो धीरे धीरे ये लोग पशुओं को भी पालने लगते हैं। पशुओं में मुख्य रूप से गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, सुअर आदि को पाला करते थे, क्योंकि इन्हीं का खिलौना हमें प्राप्त हुआ है, मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये पशु उस समय थे। गधे और ऊंट का प्रयोग ये लोग बोझ ढोने के लिए करते थे। यहाँ के लोग बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते थे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, यातायात के लिए भी करते थे। क्योंकि बैलगाड़ी का जो पहिया है वो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है। यहाँ लोग हाथी से भी परिचित थे, लेकिन यहाँ के लोग घोड़ा और लोहा से परिचित नहीं थे। घोड़ा से संभवतः लोग आर्य जब भारत में आते हैं तो घोड़ा का प्रचलन आर्यों के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि हल है, गैता है, कुल्हाड़ी है, हंसिया है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो उन्नत कृषि के लिए दर्शाता है। इसके साथ साथ में आप ये देखेंगे कि उस समय लोग मछली पालन भी करते थे। इसके अलावा शिकार करना भी इन लोगों को पसंद था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी का भी प्रमाण मिलता है। वहीं खेती में ये लोग कपास भी मिला है, तो कपास अगर मिला है तो ये लोग ऊन और सूती दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे। तो इसके अलावा इस सभ्यता में जो लोग थे वो बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये लोग अपने अपने कार्यों में निपुण थे। जहां तक बात करें बढ़ई का, तो उस समय लकड़ी से बना हुआ बहुत अच्छा सामान जो है मिला है और कई ऐसे खंभे और स्तंभ भी बने हैं जो लकड़ियों से बना है। कई ऐसे इमारत थे जिनका ऊपरी सिरा लकड़ियों से बना है। नाव का भी प्रयोग करते थे। तो इस समय इन लोगों का काफी अच्छा जो था व्यवसाय था। और साथ में आप लोग देखेंगे कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे और वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे। मिट्टी के बर्तन को पकाते थे, पकाने के बाद उस पे काले रंग का और लाल रंग का रंगाई किया जाता था, जो बहुत ही आकर्षक और चटकदार रंग होता था। वहीं बात कर लेते हैं तो सोनार जो थे वो कई तरह के आभूषण बनाते थे। सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, हाथी दांत, सीप, यहाँ तक कि मिट्टी के भी आभूषण बनाए जाते थे और इनका व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था, लेकिन स्थल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के व्यापारी मुख्यतः आभूषण, रत्न और वस्त्र का निर्यात मेसोपोटामिया, मिस्र, तुर्कमेनिया से करते थे और मेसोपोटामिया से श्रृंगार सामग्री, आयताकार बेलन के आकार के मोहर, चांदी, सीसा, टीन, सोना अफगानिस्तान तथा ईरान से हमारे यहाँ मेसोपोटामिया में आता था। अगर बात करें व्यापार का कि ये लोग समुद्र के मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी सिंधु घाटी सभ्यता के कई ऐसे मोहर, मूर्तियां और वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के थे, मोहनजोदड़ो के थे और मेसोपोटामिया सभ्यता में मिले हैं। इसका मतलब मेसोपोटामिया में वो चीज नहीं था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का वहां से प्रमाण मिला है। वही बात करें मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम है मेहुला। मेहुला का अर्थ होता है सिंध, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेहुला शब्द है जो कि सिंध है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि मेसोपोटामिया का व्यापार सिंध से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। और भारत का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब मेसोपोटामिया में जाना होता था तो दिलमुन से लेकर के आप कहेंगे मकन के रास्ते से होता था। दिलमुन का मतलब हो गया फारस की खाड़ी, जो कि कुवैत वाला इलाका है और बहरीन वाला इलाका है।
वहां से उस रास्ते से होता हुआ मेसोपोटामिया तक हमारा व्यापार होता था। इस समय तक आर्थिक में आप देखेंगे कि तराजू और बटखारा का भी प्रयोग मिला है। 16 आना का प्रयोग उस समय का काफी मशहूर पत्ती थी, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आर्थिक जो जीवन था इनका काफी अच्छा था। तो और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे बताने के लिए, जो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे बात करेंगे। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, किसी भी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस काल के लिपि की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित नगरीय सभ्यता रही है, लेकिन फिर भी इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सामाजिक जीवन के बारे में ठीक ठीक कहना उतना अभी तक पर्याप्त सही नहीं रहा है। और सामाजिक जीवन के बारे में हम इसकी जाति व्यवस्था, परिवार, शिक्षा, बौद्धिक विकास के बारे में सही सही तरीका से कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और देखिए, सामाजिक जीवन में फिर भी इतना कुछ पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो अवशेष से हमें प्राप्त हुए हैं, जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं, श्रृंगार प्रसाधन प्राप्त हुआ है, सोना, चांदी, तांबा, कांस्य की मूर्तियां, खिलौने जो प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम अनेक इतिहासकारों ने इनके सामाजिक जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगाया है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो इनका सामाजिक जीवन था, तो खुदाई में प्राप्त अधिकांश मूर्तियों पर नारी का चित्र अंकित है। इस आधार पर इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। समाज में नारी का स्थान सबसे ऊंचा होता था और उत्खनन में प्राप्त भवनों से अधिक विभिन्नता नहीं है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि समाज जातीय आधार पर तो विभक्त नहीं था, लेकिन हाँ, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर समाज चार वर्गों में विभाजित था। जो पहला वर्ग था विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारी वर्ग था और चौथा श्रमिक वर्ग था। जो विद्वान वर्ग था, उस विद्वान वर्ग में संभवतः उस समय पुजारी, वैद्य और ज्योतिषी आते होंगे। योद्धा वर्ग लोगों की रक्षा करने का कार्य करते होंगे। व्यापारी वर्ग दूर दूर तक व्यापार करने के लिए आयात और निर्यात करते थे। वहीं श्रमिक वर्ग में किसान, घरेलू नौकर, चमड़े का काम, मछुआरे, टोकरी बनाना और इस तरह के जो अन्य कार्य करने वाले लोग थे, वो इस वर्ग में आते थे। देखिए, इस समय का जो समाज है वो, इसमें जो दुर्ग मिला है, कुछ ऊंचा जगह पे, ऊंचा टीला पे है, कुछ नीचा टीला पे है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। एक ऊंचा जगह पे बना है, एक नीचा जगह पे बना है। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज उस समय अमीर और गरीब में जरूर बटा हुआ होगा, और वो धन संपत्ति के आधार पर था। समाज में जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीका के लोग थे। लोग उस समय भौतिकवादी थे, आराम पसंद करते थे, शांति प्रिय थे। ये चीजें हमको पता चलती है। इसके बाद सामाजिक जीवन में और अगर हम लोग बात कर ले, तो सामाजिक जीवन में उस समय के लोगों का पहनावा कैसा था, आभूषण और स्त्रियों की दशा। तो सबसे पहले हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता जो थी मातृ प्रधान थी, मातृसत्तात्मक परिवार था। परिवार ही समाज की इकाई थी। समाज में स्त्रियों का बड़ा ही आदर और सम्मान था। स्त्रियों का प्रधान कार्य जो था, शिशुओं का लालन पालन होता था। स्त्रियां समाज में उस समय तक पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और स्त्रियां अपने को सुंदर और आकर्षक बनाए रखने के लिए श्रृंगार प्रसाधन के साथ साथ आभूषण का प्रयोग करते थे। धनी लोग सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं पहनते थे, जबकि जो निर्धन लोग थे वो सीप से बनी हुई आभूषण को पहनते थे, हाथी दांत से बने हुए आभूषण को पहनते थे। इस समय के समाज में पुरुष भी गहनों का प्रयोग करते थे, जैसे कि बात करें अंगूठी, हार, कंगन और टोपी। मनुष्य भी पहनते थे, और यही तीनों चीज स्त्रियां भी पहनती थी। कंगन, हार, उसके बाद आप कहिएगा टोपी, कड़ा, इन सबों का इस्तेमाल पुरुष के अलावा महिलाएं भी करती थी। महिलाएं इसके अलावा करघन्नी, नथुनी, बाली, पायल केवल स्त्रियां ही पहनती थी। वस्त्रों की बात कर ले तो वस्त्रों में सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन से चरखा,
कपास यानी सूत का प्रमाण मिलता है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि उस समय के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का व्यवहार करते थे। एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में एक पुरुष साल ओढ़े हुए है और वो साल बिल्कुल उस तरह से ओढ़ता है जिस प्रकार से हम लोग ठंड के मौसम में चादर या शॉल को इधर से ऐसे लपेटते हैं, यानी कि जो बायां हाथ होता है वो शॉल के अंदर होता है और ये दाहिना हाथ यानी कि शॉल जो है हमारे दाहिने हाथ के नीचे होगा और बाएं हाथ के ऊपर इस तरह से। और शाल जब ऊपर हम लोग ओढ़ते हैं तो यहाँ पर उस समय लोग यहाँ पिन का प्रयोग करते थे शॉल को स्थिर रखने के लिए एक जगह पर। और उस समय देखिए स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो पंख के जैसा ऊपर उठा हुआ होता था। बात करें अब उस समय के समाज में केश विन्यास एवं श्रृंगार का, तो स्त्रियां उस समय अपने आप को आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए कंघी का प्रयोग करती थी, तेल का प्रयोग करती थी, काजल का प्रयोग करती थी, होठ लाली का प्रयोग करती थी। स्त्रियां बालों को चोटी में गूंथ कर पीछे से मोड़कर बांधती थी, जैसे आज भी स्त्रियां पीछे से मोड़ करके अपने बाल को बांधती हैं। बालों को बांधने के लिए पिनों का प्रयोग करती थी, काजल और होठ लाली का प्रयोग करती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी। तो मांग में सिंदूर लगाने की जो परंपरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आज के वर्तमान समय में भी हमको देखने को मिलता है। पुरुष उस समय जो थे आमतौर पर दाढ़ी मूछ रखते थे, क्योंकि उस्तुरा का भी प्रमाण हमको मिला है और श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री उत्खनन से प्राप्त हुई है। अगर उस्तुरा मिला है इसका मतलब कि पहले लोग दाढ़ी और मूछ बनवाते थे। कुछ पुरुष दाढ़ी और मूछ दोनों रखते थे। पुरुष भी महिलाओं के तरह आभूषण पहनते थे, लेकिन एक सीमित, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। मनोरंजन के साधन देखिए, कोई भी समाज है, हर समाज में अलग अलग समय में अलग अलग तरीका का मनोरंजन का साधन रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मनोरंजन का साधन था। मनोरंजन के साधन में देखिएगा नृत्य, उत्खनन से नाचती हुई महिला की प्रतिमा मिली है, जिससे इस बात का पता चलता है कि उस समय लोग नृत्य में काफी इंटरेस्ट, काफी रुचि रखते थे। मुर्गा द्वंद, मुर्गा लड़ाने से भी लोग अपने मनोरंजन का कार्य करते थे। शतरंज मिला है, शतरंज की गोटियां मिली हैं। जुआ का खेल होता था। पासा का खेल उस समय का बहुत ही लोकप्रिय खेल हुआ करता था। लोग मनोरंजन के लिए शिकार भी करते थे, बैलों की कुश्ती भी की जाती थी और आमोद प्रमोद यानी कि प्रेमालाप, तो उस समय के समाज में प्रेम करना काफी मनोरंजन का साधन माना जाता था। तो मनोरंजन के ये साधन थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो भी आज के समाज के जैसा ही मिलता जुलता समाज रहा होगा। उस समय का जो लोग थे वो भौतिकवादी थे, आराम पसंद करते थे और शांति प्रिय थे, क्योंकि युद्ध का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। तो उस समय का समाज, हम लोग ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय के समाज में काफी अच्छी रही थी। पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके समाज की उन्नति के लिए, सभ्यता की उन्नति के लिए काम करते थे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो इसमें और जो रेस्ट बच गई है बातें उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखिए हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन कैसा था। देखिए, राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर अलग अलग इतिहासकारों में इसके राजनीतिक जीवन को लेकर के अलग अलग मत है। तो जिसके बारे में जैसे एक व्हीलर साहब का मत है। व्हीलर साहब कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रशासन पुरोहित और राजा के हाथों में रहा होगा। वहीं पिगॉट के अनुसार हड़प्पा वासियों का शासन दो राजधानी से होता होगा, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। हंटर के अनुसार हड़प्पा वासी का शासन जनतांत्रिक होगा, यानी कि लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा। और उसके उपलक्ष्य में अपने तर्क को संगत करने के लिए वो बोलते हैं कि विशाल स्नानागार और विशाल भवन इसके प्रतीक हैं। इसका मतलब था कि उस समय जो विशाल भवन है वहां पर लोग इकट्ठा होते होंगे और अपने प्रतिनिधि को चुनते होंगे। विशाल स्नानागार ये बताता है कि लोग सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होते होंगे। अच्छा, राजनीतिक जीवन के बारे में जो भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि उस समय के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है और कहीं भी
लड़ाई झगड़ा या मार काट या युद्ध का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। यहां से कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये इसका राजनीतिक जीवन था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, धार्मिक जीवन जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी धार्मिक जीवन उस समय के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु लोगों का धर्म के प्रति बहुत ही अधिक आस्था थी। खुदाई में किसी प्रकार का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल से अग्निकुंड तथा कालीबंगा से यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है। धार्मिक जीवन के बारे में और अगर हम लोग विशेष रूप से बात करें तो धार्मिक जीवन जो है, मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था उसमें मातृ देवी की प्रमुख भूमिका रही थी। मातृ देवी की पूजा करते थे। देखिए, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा कालीन सभ्यता में मातृ देवी का स्थान सबसे ऊंचा था और इस समय मातृ देवी की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी, क्योंकि मातृ देवी की पूजा, देखिए, उत्खनन से प्राप्त एक मोहर है जिसमें स्त्री के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो संभवतः धरती की देवी का प्रतीक कर रहा होगा। एक और मोहर मिला है जिसमें स्त्री पालथी मार के बैठी हुई है, जिसके बगल में 2 पुजारी खड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी धरती एवं प्रकृति को मातृ देवी मान करके पूजा करते होंगे। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं, कुछ मुहर जो बताते हैं कि उस समय मातृ देवी की पूजा ज्यादा होती होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो सर्वाधिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। कुछ मूर्तियां तो नग्न अवस्था में हैं, कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हैं जो घुटने तक वस्त्र पहनी हुई हैं और वो अपने सर पर एक पंखनुमा आकृति पहनी हुई है। इसके अलावा जो मूर्ति है उसमें उसके कानों के नजदीक दीप जैसा कुछ जगह है, दीप जैसा यहाँ कानों के बगल में मिला है, जिसपे संभवतः ये लोग धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते होंगे। तो चूंकि सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिली है मातृ देवी की मिली है, स्त्री की मिली है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का जो मुख्य देवी थी वो मातृ देवी थी। इसके अलावा आप देखिएगा, शिव की भी पूजा उस समय की जाती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और अन्य स्थानों से कई ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कई ऐसे मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर शिव की आकृति अंकित है। मोहनजोदड़ो से ध्यान मग्न योगासन की मुद्रा में बैठा एक पुरुष की आकृति मिली है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी, बाईं ओर भैंसा और गैंडा बैठा हुआ है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण बैठी हुई है मिली है। तो जॉन मार्शल ने इस देवता को शिव कहा है और मैके ने इस देवता को शिव के रूप में पशुपति की आकृति माना है। और देखिए, जो भी उस समय जो मूर्तियां मिली हैं शिव की, ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो योग आसन में हैं। और आज के आधुनिक देवता सिर्फ शंकर भगवान ऐसे हैं, शिव हैं, जो योग आसन की मुद्रा में बैठे रहते हैं। और अधिकांश जो मूर्तियां मिली हैं वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है और कुछ में घुटनों तक कुछ कपड़ा पहने हुए हैं। और जो मूर्ति मिली है वो आभूषण से गढ़ा हुआ है, कंठहार मिला है, कड़ा पहने हुए हैं, आभूषण से ढका हुआ है उनका शरीर उनका नग्न है। लोथल से शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। गुजरात में जो लोथल है, जो एकमात्र बंदरगाह रहा है, उस शहर से शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि उस समय शिवलिंग की पूजा होती थी और मूर्ति की भी पूजा होती थी। दोनों पूजा उस समय होता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है तो शैव धर्म को मानने वाले लोग, यानी कि शिव का पूजा करने वाले, शिव की पूजा विश्व की सबसे प्राचीनतम धर्म भी है। प्राचीनतम धर्म है शैव धर्म। अब बात करते हैं पशुओं की पूजा। तो उस समय पशुओं की भी पूजा अलग अलग रूप में की जाती थी। जैसे कि शुरुआत के समय में ऐसा मिला है कि कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जहां देवता और उसके साथ में पशु का भी संकेत मिला है और दोनों की पूजा साथ साथ में की जाती होगी। बाद में देवता के वाहन के रूप में पशुओं को
ले लिया गया। जैसे कि बसहा बैल जो है शंकर भगवान का सवारी है, तो बाद में ऐसा हुआ कि जो बसहा बैल मिला है जिसको नंदी के रूप में शिव का वाहन माना गया है, और एक प्रतिमा मिला है जिसमें एक मनुष्य को वो सिंह से मार रहा है, तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जो भैंसा था वो मृत्यु का देवता था, जो बाद में चल करके यमराज का वाहन के रूप में वो स्थापित होता है। तो उस समय लोग नाग की भी पूजा करते थे, और नाग की पूजा करते थे। नाग के भी कई सारी मूर्तियां उस समय उपलब्ध हुई हैं। अब बात करें हम लोग इस समय, और चौथा देखिएगा हमने लिखे हैं कि लिंग और योनि की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, सूर्य अग्नि जल की पूजा होती थी, नर बलि तथा भूत प्रेत की भी पूजा की जाती थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग तथा योनि की पूजा। लिंग मतलब शिवलिंग, तो शिव की पूजा तो होती ही थी, उसके साथ साथ योनि की भी पूजा होती थी, माता की योनि की भी पूजा होती थी, और उस समय इसको प्रजनन देवी के रूप में माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये संतान वृद्धि के लिए या वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो लोग उस समय लिंग और योनि की पूजा करते थे। वृक्षों की भी पूजा होती थी। वृक्ष की बात करें तो वृक्षों में उस समय पीपल का वृक्ष और बबूल का वृक्ष जो था वो काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मिट्टी के प्राप्त बर्तन पे पीपल के वृक्ष का चित्र मिला है, और वहीं बबूल का भी चित्र मिला है। एक और मोहर पे एक वृक्ष का चित्र मिला है जिसके नीचे दो देवी बनाया गया है, और एक सामने एक चित्र है, एक महिला हाथ जोड़ करके उसका पूजा कर रही है, और उस महिला के साथ एक बकरा भी है, और पीछे में 7 स्त्रियां हैं जो हाथ जोड़े खड़ी हैं। तो जो इस बात का प्रतीक है कि उस समय लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, और ऐसा माना जाता था कि जो आत्माएं हैं, मरने के बाद जो पूर्वजों की आत्माएं हैं और देवता जो हैं वो वृक्षों में वास करते हैं, ऐसा मानना आज भी हिंदू धर्म में है, और पीपल का वृक्ष आज भी पूजा जाता है। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही उस समय उसकी पूजा होती आ रही है। इसके अलावा देखिएगा सूर्य अग्नि और जल की भी पूजा लोग करते थे। एक मोहर पे स्वास्तिक का निशान मिला है, स्वास्तिक जो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, स्वास्तिक का सिंबल इस तरह का, और ये शायद आप लोग जानते होंगे। ये जो स्वास्तिक का निशान मिला है, ये स्वास्तिक का निशान एक मोहर में मिला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि लोग सूर्य की पूजा करते थे। अग्नि का भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि कालीबंगा लोथल से अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। और जल की पूजा, जो कि ये लोग नदी के किनारे रहते थे तो आवश्यक रूप से था कि जल की पूजा करते होंगे। वहीं हम लोग को जो विशाल स्नानागार मिला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जल का और नदी को लेकर के कितना महत्व रहा होगा। तो आवश्यक रूप से उस समय भी वो लोग जल की पूजा करते थे। अब देखिए नर बलि और भूत प्रेत की पूजा। तो देखिए नर बलि का जहां तक बात है संकेत, तो कालीबंगा से हवन कुंड मिला है, और हवन कुंड में बलि प्रथा का जिक्र मिलता है। और बलि प्रथा जैसे कि बकरा का बलि दिया जाता होगा, या मुर्गा का बलि, या छोटे छोटे अन्य जो जीव जंतु हैं उसका बलि मिला है। एक मोहर मिला है, उसका जो कुछ भाग है वो बैल का है, कुछ बकरी का है, और उसका जो सिर है वो मनुष्य का है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि उस समय लोग भूत प्रेत की पूजा करते थे, और भूत प्रेत और पिशाच को शांत रखने के लिए, अपने जीवन में कष्ट से अपने आप को दूर रखने के लिए, या भूत प्रेत से पीछा छुड़वाने के लिए भी लोग इसकी पूजा, भूत प्रेत की पूजा करते थे। नर बलि जो है, आप ऐसा देखिएगा कि लोथल से जली हुई हड्डी, मन के चित्रित मृत भांड और राख का साक्ष्य मिला है, जो इस बात की ओर प्रमाणित करता है कि नर बलि की प्रथा उस समय होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अंधविश्वासी ज्यादा थे, वो भूत प्रेत, जादू टोना इस सब का प्रयोग करते थे। पीपल के वृक्ष का प्रयोग वो लोग अपने मुकुट में लगा करके करते थे। ताबीज भी मिला है, और ताबीज संभवतः वो लोग अपने हाथ में या कमर में बांधते थे ताकि भूत प्रेत से मुक्ति मिल सके। तो ये जो अंधविश्वास की परंपरा है, कुरीतियां है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही हैं। तो ये कुछ बातें थी इसके धार्मिक जीवन के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे
इसके 100 धान की बात करेंगे कि ये 100 को कैसे विसर्जित करते थे, गाड़ के रखते थे, जलाते थे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उसकी भी बातें करेंगे। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में 100 को विसर्जन करने का तरीका देखेंगे कि 100 को कितने तरीकों से विसर्जित किया जाता था। तो जॉन मार्शल के अनुसार उत्खनन से जो 100 प्राप्त हुए हैं, इनके अनुसार 100 विसर्जन की 3 प्रक्रिया थी। पहला था कि 100 को भूमि में कब्र खोद करके गाड़ दिया जाता था। दूसरा तरीका ये था कि 100 को शहर से बाहर ले जाकर के खुले स्थान में छोड़ दिया जाता था, जहां जंगली जानवर आकर के उसे खाते थे। बचे हुए 100 को पशु पक्षी भी आकर के पक्षी भी उसको खाते थे। फिर लोग उस बचे हुए कंकाल को यानी कि हड्डी को जमा करके लाते थे और उसे गड्ढे में एक जगह जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा, 100 को चिता में जला दिया जाता था। जलने के बाद जो भस्म बचता था, राख, उसको घड़ा में रख करके कब्र में दफना दिया जाता था। तो ये 3 प्रक्रिया उस समाज में थी, और इसमें से जो पहला प्रक्रिया है, भूमि को कब्र में खोद करके दफना दिया जाता था। दूसरा, चिता में 100 को जलाया जाता था। ये परंपरा आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। देखिए, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भस्म, अस्थि यानी हड्डी से भरा हुआ घड़ा मिला है। हड़प्पा में कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। शवों के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। तो आज भी देखिएगा, ये हमारे समाज में, हिंदू समाज में है कि जो बॉडी होता है, मृत शरीर, उसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जिसमें कि सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता है। और यह परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। और यह भी है कि एक कब्र में एक ही 100 मिला है, लेकिन कालीबंगा से 1 तथा लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं। इसका मतलब कालीबंगा में 1 युगल मतलब हो गया पति पत्नी, और लोथल से 3 जिसमें पति पत्नी साथ में यानी कि 200 स्त्री और पुरुष का मिला है। 100 के साथ दैनिक वस्तुओं को भी रखा जाता था। कब्र में जो मिले हुए 100 है, उसमें से जो दैनिक वस्तु जो इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कोई बर्तन है, वो मिला है। यहाँ तक कि तांबा का आईना भी मिला है, और कई और पत्थर की पकी हुई, मिट्टी की पकी हुई, टेराकोटा की जो वस्तुएं थी वो मिली हैं। इसके बाद आइए हम लोग बाट का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तराजू और बाट का प्रयोग करते थे तौलने के लिए। अगर किसी भी सामग्री जैसे कि आभूषण है, उसके लिए छोटे बाट का प्रयोग होता था, और वहीं अनाज के लिए बड़े बाट का प्रयोग किया जाता था। जो बाट बने होते थे वो घनाकार थे, यानी स्क्वायर शेप में था, और वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और इसमें 2 तरीका का बाट था, एक निचला बाट और एक ऊपरी बाट। तो जो निचला बाट था वो द्विधारी मानदंड पे अपनाया गया था, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 थे, जबकि ऊपरी बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। तराजू और बाट भी मिले हैं। तौल की इकाई 16 थी। तौल की जो इकाई थी 16 थी। अब ये जो 16 जो इकाई है, ये आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। जैसे 16 आना, 16 आना का 1 रुपया होता था। 8 आना यानी 50 पैसा, 4 आना यानी कि 25 पैसा। तो ये उस समय से ही हमारे यहाँ प्रचलन में है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कला और स्थापत्य कला का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कला और स्थापत्य की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध था। सैंधो सभ्यता का वास्तुकला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, उत्कीर्ण कला, चित्रकला आदि उन्नत अवस्था में था। तो हम लोग ये देखेंगे कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वहां का जो वास्तुकला था, मूर्ति कला था। मूर्ति तो देखिएगा कि वहां पर 2000 से भी अधिक हमको मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां तांबे की, कांस्य की मूर्तियां सबसे अधिक हमको मिली है। इसके अलावा मृदभांड यानी बर्तन मिले हैं, वो भी बहुत सुसज्जित और रंगे, काला रंग से रंगा हुआ, लाल रंग से रंगा हुआ, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करके मृदभांड बहुत ही आकृष्ट तरीका से मिले हैं, जिसमें अनाजों को रखा जाता था। उत्कीर्ण कला यानी कई ऐसे मुहरे हमको मिली हैं जिस पर एक श्रृंगी पशु का, कुबड़ वाले बैल का चित्र है। एक महिला के पेट से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है
आप देखिए चित्रकला, तो वहां पर चित्रकला मिला है, यानी शिकार करता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा योग मुद्रा में बैठे हुए शिव का चित्र मिला है। और तो ये सारी चीजें थी जो काफी उन्नत अवस्था में थी। उसके बाद देखिए कला की बात हो गई, अब स्थापत्य का बात करेंगे। स्थापत्य का मतलब हो गया इमारत का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, नाली का निर्माण करना। तो सैंधव सभ्यता तो एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना बहुत बेहतरीन थी इसकी। बिल्कुल सारे जो इमारत थे वो एक सिद्ध में थे। रोड बना हुआ था, रोड के किनारे नाली बना हुआ था, 2 तल्ला मकान था जिसमें जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ था, आंगन था, प्रत्येक आंगन में और आंगन के बाहर जहां से रूम में आप प्रवेश कर रहे हैं वहां पे कुआं था। तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व की सबसे उन्नत सभ्यता थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान का क्या महत्व था। तो सिंधुवासी कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री, ज्यामिति, औषधि विज्ञान, लिपि आदि का मूलभूत जानकारी रखते थे। अब ये इस बात से प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करना जानते थे, हल का साक्ष्य मिला है। और उस समय लोग अनाज करते थे, कृषि विज्ञान में वो काफी उन्नत थे, इसीलिए इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन उस समय वो कर पाते थे। वनस्पति विज्ञान का भी उन्हें ज्ञान था कि कब किस मौसम में कौन सा फसल लगाना है, किस कीड़ा के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना है। भूगोल देखिएगा, उनको भूगोल का भी ज्ञान था, तभी तो वो विदेशों के साथ समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार कर पाते थे। अभिनियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग और ज्योमेट्री का प्रयोग के कारण ही उस समय नगरीय सभ्यता विकसित हो पाई थी, रोड का निर्माण हो पाया था, नाली का निर्माण हो पाया था। और सिर्फ एक ही जगह नहीं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जहां का भी आप शहर देखेंगे वो बहुत अभूतपूर्व तरीका से बनाया गया है। औषधि विज्ञान का भी वो लोग ज्ञान रखते थे। और औषधि विज्ञान में आप देखेंगे कि जो है उस समय पेट दर्द, आंख में दर्द या कान में दर्द के लिए हिरण के सींग का रगड़ करके उसके चूर्ण का प्रयोग ये लोग दर्द के रूप में करते थे। इसके अलावा ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो नाम के शहर से शिलाजीत का साक्ष्य मिला है, तो जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो लोग औषधि विज्ञान से भी जानकारी रखते थे। लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो बहुत ही अच्छी लिपि थी और तकनीकी रूप से बहुत ही विकसित लिपि थी। वो इतना विकसित थी कि आज के युग में भी इसके लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। अब बात कर रहे हैं जब लिपि का, तो आगे वाले टॉपिक में हम भाषा और लिपि का ही बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 400 चिन्ह की खोज हो चुकी है, लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक है। देखिए बहुत समय तक इतिहासकारों में ये शोध का बात रहा, डिस्कशन का भी बात रहा, विवाद भी रहा इन लोगों में कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है कि बाएं से दाएं लिखी गई है। तो आज के आधुनिक खोजों के रूप में यह सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधव लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जो हम उसको पढ़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन उसके छपे हुए भावनाओं से हम अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, इतनी सारी बातें हो गई सिंधु घाटी सभ्यता का, लास्ट में हम लोग अंत की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इतनी बड़ी और विकसित सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। तो इसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार जैसे कि मार्शल मैके, एस आर राव ये मानते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि इस समय के जितने भी बड़े बड़े नगर थे वो सब नदी के किनारे ही बसे हुए थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। और इस समय इनका मानना था इन लोगों का कि बाढ़, सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, रावी नदी में बाढ़ आ गई। इससे बाढ़ से बालू जो है किनारों पर आकर के फैल गया या मिट्टी दलदलीय हो गई, जिसके कारण वहां खेती करना संभव नहीं हो पाया। और इस प्रकार वो लोग अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पलायन कर गए। फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा ऑरेल ऑस्टिन, ए एन घोष
मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु में परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। जलवायु में अगर परिवर्तन हुआ होगा तो उस समय अकाल पड़ा होगा, या मौसम इतना ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्म हो गया होगा कि जिस वजह से ये लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए और अपने स्थानों को छोड़ करके उपयुक्त जगह पर चले गए, फलस्वरूप यह सभ्यता नष्ट हो गई। उसी के बाद देखिएगा डॉक्टर KUR केनेडी ये मानते हैं कि नहीं, उस समय या तो मलेरिया फैला होगा या कोई रोग या महामारी फैला होगा जिसके कारण ये लोग अपना जगह छोड़ करके दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर हो गए और ये सभ्यता धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो गई। बात करें HT लैम्ब्रिक, फिर उसके बाद डेल्स तथा वत्स ये मानते हैं, इनके अनुसार नदियों में जल मार्ग में परिवर्तन हो गया, फलस्वरूप यह सभ्यता नष्ट हो गई। चूंकि ये नदियां, ये सभ्यता के बड़े बड़े शहर नदी के किनारे बसे हुए थे, कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ कि नदियों का जल मार्ग बदल गया। जल मार्ग बदलने से यहाँ सिंचाई की व्यवस्था का अभाव हो गया, चारागाह नहीं पनप पा रहे थे तो मवेशी भी यहाँ नहीं रह पाता था, सिंचाई के बिना कृषि भी यहाँ संभव नहीं था। जैसे रावी नदी अपने जगह से खसक गई तो हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गया। वहीं घग्घर नदी का रास्ता, अगर नदी अपना मार्ग बदल लेती है तो कालीबंगा शहर जो था वो स्वतः नष्ट हो गया, ऐसा इनका मानना था। जो सबसे सटीक प्रमाणित है वो व्हीलर साहब का पिगट का गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि बाह्य आक्रमणकारी यानी विदेश से आर्य आते हैं भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता में, और आर्यों ने अचानक से आक्रमण करके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को नष्ट कर दिया है। जैसे कि देखिएगा सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में आक्रमण का, भीषण आक्रमण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोगों को इतना काट दिया गया है उस समय कि किसी का धड़ अलग है, हाथ अलग है, और ऐसा ऐसा वहां पर प्रमाण मिलते हैं। एक तो आप वहां देखिएगा हड़प्पा नाम के शहर में, हड़प्पा में आपको मिलता है सिमेट्री एच। सिमेट्री एच क्या है, तो वहां पर कत्लेआम करके लाशों का ढेर लगाया गया है, तो वो सभ्यता को ही माना गया है सिमेट्री एच सभ्यता, और माना गया है कि ये आर्यों ने ही बसाया था। खैर इसमें तो अभी विवाद है, ये शोध का विषय है, इसमें शोध हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग डिटेल में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्णन है वो हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है, और ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख हुआ है। वहां पर अनार्य जो थे, आर्य नहीं अनार्य को 100 नगरों को स्थापित करने वाला बताया गया है, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संधि भी दी गई है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को, और दुर्ग को नष्ट करने वाला और नगरों को नष्ट करने वाला। इसका मतलब है कि इंद्र अगर दुर्ग और नगरों को नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो दुर्ग उस समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता था, तो दुर्ग को नष्ट किया गया। इसका मतलब है कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया। ऋग्वेद में एक और हड़प्पा के लिए हड़ियप्पू नाम का शब्द आया है, और हड़ियप्पू शब्द संभवतः हड़प्पा से ही संबंधित है, जिसका नगर का विनाश कर दिया गया था, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में है। यानी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का वर्णन व्हीलर, पिगट, मार्डेन और चाइल्ड मानते हैं आर्य को और विदेशी आक्रमण को। ऊपर लिखे कि यहाँ पर जो लिखा गया है 5 कारण जिसमें सभ्यता का अंत हुआ है, तो आधुनिक इतिहासकार में 2 लोग, एक तो बाढ़ को और दूसरा बाह्य आक्रमण को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है सभ्यता के अंत का। खैर उपरोक्त तथ्य जो है इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो एक समय में अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत होता गया, जिसके लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं है। यह शोध का विषय है, इसमें अनेक कारण है। हालांकि बाढ़ को और बाह्य आक्रमण को ज्यादा माना गया है, और बाह्य आक्रमण इसमें हम मान सकते हैं। खैर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ नहीं, उसका स्वरूप बदल गया है, और उस स्वरूप में हम देखते हैं कि आज के आधुनिक काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज के युग में हूबहू उसी रूप में अपना लिया गया है। जैसे अगर हम बात कर ले कि वृक्ष का पूजा, शिव का पूजा, महिलाओं के द्वारा मांग में सिंदूर लगाना, इसके अलावा व्रत है और नगर योजना है, सड़क है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो उस समय से चला आ रहा है।
जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक हिंदू धर्म में आज भी इस्तेमाल होता है। कुब्बड़ वाला बैल, जो शंकर भगवान का बसहा बैल है, उसका आज भी पूजा होता है। नदी का पूजा होता है, नाग का पूजा होता है, सूर्य का पूजा होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की अधिकांश परंपराएं आज भी आधुनिक युग में भारत में विद्यमान है और देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अंत के बारे में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।